यस, क्लास 12th हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कल देखिए हमने थोड़ी सी बात की थी इस पर कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशंस। ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऑर्गेनल्स देखे थे, नोजिस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लिरिंग्स, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में हमने देखा ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योल्स और एल्वोलरी सैक। ठीक है, और उसका डायग्राम भी हमने बनाया था। तो ये सब कल हम देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा चलने वाला है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्या चलने वाला है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जनरली इसकी बातें हमने कर ली थी, इसके टाइप्स वगैरह सारे देख लिए थे, इसके ऑर्गेनल्स देख लिए थे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म्स को 2 फेज में कंप्लीट किया गया है। किसमें? तो इसकी अगर हम फेज देखें, कितनी फेज है बेटा? 2 फेज। कितनी फेज है? 2 फेज में इसको कंप्लीट किया गया है। कौन कौन सी फेज है? देखो, एक तो है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और जो सेकंड फेज है हमारा है वो है एक्सपायरेशन। एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन। 2 फेज में इसको हमने डिवाइड किया है। मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। अब फर्स्ट फेज देखते हैं हम, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, ठीक है। देखो, इंस्पायरेशन में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस एयर फ्लो इनटू द लंग्स। इंस्पायरेशन देखो अंदर, मतलब एयर क्या आएगी? अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस इसमें क्या जाएगा बेटा? इन दिस प्रोसेस क्या होगा? इन दिस प्रोसेस एयर कहाँ जाएगी? एयर कहाँ फ्लो करेगी? एयर फ्लोइंग इनटू द लंग्स। एयर कहाँ फ्लो करेगी? लंग्स के अंदर एयर फ्लो करेगी। उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या करेंगे? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि एयर अंदर की ओर फ्लो करेगी। जब एयर अंदर की ओर फ्लो करेगी, अंदर की ओर का मतलब है लंग्स के अंदर फ्लो करेगी, तो हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब देखो, अब इंस्पायरेशन तो ये तो हो गया, जनरल डेफिनेशन आ गई सर कि अदर एयर फ्लो करती है अगर लंग्स के अंदर तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें उस समय चेंजेस क्या आएंगे, लंग्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना? कैसे क्या चेंजेस आता है कि एयर अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, देखो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? देखो, एक तो याद रखना डायफ्राम। जो डायफ्राम है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा? डायफ्राम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एंड पुल हो जाएगा वो टुवर्ड, पुल हो जाएगा बेटा डाउनवर्ड। किसकी ओर हो जाएगा? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है ना? डायफ्राम में जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो याद रखना, डायफ्राम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप अंदर लो सांस अंदर ली तो आपके क्या होगा? एक तो चेस्ट जो कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। और डायफ्राम क्या होता है कि कॉन्टैक्ट होकर नीचे की ओर चला जाता है। डायफ्राम होकर क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट होकर डाउनवर्ड की ओर चला जाता है। और जो मसल्स है, दूसरा चेंजेस क्या आएगा? मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्टैक्ट, वो भी कॉन्टैक्ट होगी। एंड पुल आउटवर्ड, एंड पुल आउटवर्ड। ठीक है ना? तो ये 2 चीजें याद रखना कि 2 चीजें चेंजेस होती है। एक तो क्या होता है? एक तो डायफ्राम कांटेक्ट होगा और डाउनवर्ड की ओर चला जाएगा। और दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा हमारी ये होगा कि जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स है उनमें कांटेक्ट होगा। कौन सी मसल्स? रिब्स के बीच में जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो आउटवर्ड की ओर जाएगी। जैसे मैं आपको डायग्राम बताऊं इसका, जनरली दोनों डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे इसके। ठीक है,
देखो यहाँ जगह नहीं है, इतना समझ में आ गया। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, पहले इंस्पायरेशन ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा बेटा, इसमें थोरेसिक कैविटी के इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो गया ना, चेस्ट आगे आ जाएगी फुल कर। ठीक है, तो उसकी जो थोरेसिक कैविटी है वो उसकी साइज क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, ठीक है, देखो एक्सपायरेशन नाम से पता है चल रहा है कि गिविंग आउट ऑफ एयर। क्या होगा बेटा, गिविंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। लंग्स से जो एयर होती है वो बाहर की ओर आएगी, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपायरेशन। जब अंदर की ओर जाती है लंग्स के, एयर अंदर की ओर जाती है तो इंस्पायरेशन, और लंग्स से अगर एयर बाहर की ओर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। आज इसमें इसके दौरान क्या चेंजेस होगा, डायफॉर्म, देखो उसमें डायफॉर्म कॉन्टैक्ट हो रहा था, इसमें डायफॉर्म क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायफा जो ग्राम है हमारा वो रिलैक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और अपने क्या आ जाएगा, गेट डोम शेप, वापिस किसमें आ जाएगा, डोम शेप्ड में। डोम शेप्ड का मतलब देखो यूं आ जाएगा वापस, डायफॉर्म कैसे हो जाएगा, यूं। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, यूं हो जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर चला जाएगा। और वापस एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसकी डायफॉर्म की साइज शेप ऐसी हो जाएगी। ठीक है, एंड मसल्स, दूसरा चीज क्या होगी, मसल्स बिटवीन द रिब्स, उसमें भी कांटेक्ट हो रहे थे। इसमें देखो इस एक्सपायरेशन में दोनों को रिलैक्स करना है, डायफॉर्म को भी रिलैक्स करना है, मसल्स बिटवीन रिब्स को भी रिलैक्स करना है। जबकि इंस्पायरेशन में दोनों को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। रिब्स रिलैक्स हो जाएगी, ये भी कैसी हो जाएगी बेटा, रिलैक्स हो जाएगी। उससे क्या होगा, पुल रिब्स इनवर्ड, पुल रिब्स, जो रिब्स है हमारी वो इनवर्ड की ओर मूवमेंट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। ठीक है, तो दोनों में अंतर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है हमें। क्या हो रहा है, देखो इसमें इंस्पायरेशन में तो क्या हो रहा है, डायफॉर्म भी कांटेक्ट हो रहा है और वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, जबकि एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, डायफॉर्म रिलैक्स हो रहा है और ये डोम शेप ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। इंस्पायरेशन में देखो मसल्स बिटवीन रिब्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन होता है। वो इंस्पायरेशन की में वो आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट करती है, एक्सपायरेशन में वो इनवर्ड की ओर मूवमेंट करती है। इसमें जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में हम इसको पढ़ लिया है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यहाँ पर हमारी ये मैकेनिज्म होती है जो कंप्लीट हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा एक डायग्राम देखें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का हम डायग्राम अगर देखें तो देखें डायग्राम। ठीक है, ये है हमारे डायफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ रहा है ट्रेकिया, ट्रेकिया से ये हमारे एल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जाती है ये लंग्स, ये क्या आ गया बेटा, लंग्स। ठीक, यहाँ पर ये बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर होता हमारा एल्वेलोई या एयर शेक कहते हैं, होता है। ये है नीचे वाला डायफॉर्म। ठीक है, तो डायफॉर्म इंस्पायरेशन के समय क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे पता है हमें प्लूरल कैविटी होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये है हमारे प्लूरल कैविटी और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल कैविटी और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है।
ठीक है। तो ये ट्रेकिया, ये ब्रोंक्योल्स, फिर ब्रोंकियाई, आगे फिर एल्वोरी सैक हो गया, ये प्लूरल कैविटी हो गई जिसके अंदर भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड, ये है हमारा डायफ्राम। क्या है बेटा? डायफ्राग्राम। ठीक है। तो ये इस कंडीशन, इंस्पायरेशन में तो ये कंडीशन हो जाती है। एक्सपायरेशन में किस तरह की कंडीशन होगी वो देखो डायग्राम में, आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है। ये हो गया लंग्स। ठीक, ये हमारे एयर शेक इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने कहा ना ये अपवर्ड की ओर मूवमेंट करेगा, तो डाइफॉर्म कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। डाइफॉर्म क्या हो जाएगा? इस तरीके से। ये प्लूरल कैविटी है, इस तरीके से ये डाइफॉर्म। तो देखो इंस्पायरेशन में तो डाइफॉर्म इनवर्ड की ओर मूवमेंट किया, और ये जो शेप बना है वापस, इसको बोलते हैं हम डोम शेप। क्या बोलते हैं बेटा? डोम शेप्ड। ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। ये हमारा हो जाएगी ट्रेक है, इसमें सी कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये हमारी डोम शेप हो गई। ठीक है। तो ये जो मेन चेंजेस होता है ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन बोलते हैं। हेडिंग क्या है हमारा? वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन देख लेते हैं। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन हमारा नया हेडिंग है। तो आई थिंक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें जो डायफ्राग्राम है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये डायफ्राग्राम उसमें भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और रिब केज का भी क्या होता है बेटा? मसल्स ऑफ रिब केज, उसका भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जबकि यहाँ देखेंगे हम डायफ्राग्राम का क्या होता है? रिलैक्सेशन, रिलैक्स होती है वो। ठीक है। मसल्स ऑफ रिब केज की हम बात करें अगर, ठीक है, तो वो भी कैसी होती है? रिलैक्स हो जाती है। और इसमें याद रखना है एक, हाँ, और इसमें चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। तो ये सिंपली इसमें दोनों में डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। और यही मैकेनिज्म है। अगर आपको मैकेनिज्म पूछ ले तो ये डायग्राम बनाना है और ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आगे हम एक हेडिंग लगा रहे हैं, ध्यान रखना, उसको हम बिल्कुल ही ट्रिक से समझने वाले हैं। है टाइडल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। हेडिंग क्या है हमारी? टाइडल वॉल्यूम ऑन कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। देखो इसको समझो बिल्कुल। हेडिंग क्या है? टाइडल वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है? ये देखो कि कितना वॉल्यूम, अलग अलग कंडीशन में कितनी वॉल्यूम्स एयर अंदर आएगी या बाहर जाएगी, और कितनी कैपेसिटी होती है वो हमें देखना है। ठीक है। तो देखो कौन कौन से वॉल्यूम में हमें क्या क्या याद रखना है, इसको सिंपली ट्रिक से याद करना है। एक तेरी मेरी गाना है ना, तेरी, ठीक है ना, रानू मंडल ने गाया था ना तेरी, तो उससे याद रखना है तेरी। ठीक है ना, याद रहेगा तेरी से। ठीक है। तेरी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया तेरी, ऐसे तेरी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया तेरी।
तो इससे हमें याद हो जाएगा हमारे सारे वॉल्यूम्स। क्या याद हो जाएंगे? वॉल्यूम्स। देखो कौन कौन से वॉल्यूम्स है। टी से, इधर देखो, टी से कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा बेटा? टी से हो जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम। कौन सा हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम, याद रहेगा। ई से हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। अब ये होता क्या, अभी वो भी समझाऊंगा मैं, पहले याद करो। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। आर से हो जाएगा हमारे रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम। और आई से हो जाएगा हमारा इंस्पायरेशन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। देखो ये चारों नाम याद हो गए ना वॉल्यूम्स के, ठीक है। तो याद रखना है, तेरी से टाइडल वॉल्यूम, ई से एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, आर से रेजिड्यूल वॉल्यूम और आई से इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इन सब की वैल्यू याद रखनी है हमें। क्या रखनी है? याद। अब उसका भी ट्रिक बताएंगे आप कैसे वैल्यू याद रहेगी, ठीक है। पहले देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं उस समय कितनी एयर अंदर जाती है और कितनी एयर बाहर निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर, ऑफ द एयर ब्रीथ इन, breathe in and out, breathe in and breathe out, breathe out। अब यह याद रखना, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। आप जब नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं उस समय कितनी एयर अंदर आती है लंग्स के अंदर, कितनी एयर बाहर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी दूसरी आती है एक्सपायरेट। अब इसकी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू याद रख लो, 500 ml होती है। कितनी होती है बेटा? 500 ml। किसकी? टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। अगला है हमारे ई एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। क्या है बेटा? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सेल्ड, ठीक है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या है? अगर आप फोर्सफुली एयर को बाहर निकालो धक्का देके, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं ना, अनुलोम विलोम, जोर से सांस अंदर लो, जोर से सांस बाहर छोड़ो। जब आप जोर से फोर्स लगा के सांस को वापस छोड़ते हो, एक्सपायर कर रहे हो, उस समय जो वॉल्यूम एयर की बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो याद रखना, इसको बोलेंगे हम एडिशनल। नॉर्मल में जो और बाहर निकल रही हो तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अगर आप फोर्सफुली उसको एक्सेल कर रहे हो उस समय जो एयर बाहर निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ठीक है ना, हम कह सकते हैं फोर्सली एक्सेल्ड। जब आप फोर्स लगा के एक्सपायरेशन कर रहे हो उस समय जो वॉल्यूम एयर की बाहर आती है, ठीक है ना, एयर जो बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारे, हम बात कर लेंगे 1100 से 1200 के बीच में। कितनी होती है बेटा? तो हमें याद रखना है 1100 से 1200 के बीच में। इसको 1200 याद कर लेते हैं, 1200 याद कर लो आप, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो ml में होगी, ठीक है, 1200 ml। तीसरा है हमारे रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है ये देख लो, ठीक है। अगर आप मतलब देखो या एक्सपायरेशन आप क्या कर रहे हो, अगर आप फोर्सफुली भी एक्सेल्ड कर रहे हो उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम लंग्स में एयर की प्रेजेंट रहती है, वो जो लंग्स में देखो आप हमने फोर्सफुली एक्सेल किया,
एयर को बाहर निकाला है लंग्स से, उसके बावजूद भी कुछ एयर लंग्स में प्रेजेंट होती है, वो जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट in the lungs, in the lungs even after the maximum expiration। ठीक है, आप मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हो, उसके बाद भी अगर कुछ वॉल्यूम बाहर अंदर रह जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आप एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हम करेंगे 1000 से 1100, क्या होगी, 1000 से 1100 ml। ठीक है, और रेजिडुअल्स की होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम कि यार आपने फोर्सफुली हमने एयर को एक्सपेल किया, उसके बाद भी कुछ जो एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करें इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द डीप ब्रीथ। अगर आप डीप ब्रीथ करते हो, जोर से सांस को अंदर लेते हो, उसके जोर से सांस को अंदर लेते हो, तो उस समय जो वॉल्यूम होती है एयर के अंदर जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी इंस्पायर्ड, ए पर्सन कैन बी इंस्पायर ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। ठीक है, आप डीप ब्रीथ ले रहे हो, ठीक है, उस समय जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर जाती है एयर की उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेशन। देखो बिल्कुल सरल है, इसको बिल्कुल सरल है, टाइडल वॉल्यूम याद रखना है। जब आप नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ब्रीथिंग हो रही है, उस समय जितनी एयर अंदर ले रहे हैं या जितनी एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो जो वॉल्यूम होता है नॉर्मली रेस्पिरेशन के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी नाम आ जाए तो इसका मतलब आप फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हो, तो वो जो वॉल्यूम होती है उसको एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम करने के बाद भी अगर कुछ वॉल्यूम लंग्स में बाकी बच गई है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। और आप डीप ब्रीथ ले रहे हो, उस समय जो डीप ब्रीथ ले रहे हैं उस समय जो वॉल्यूम एयर के अंदर जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। और इस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम की जो रेंज होती है वो होती है हमारे 2500 से 3000 ml के बीच में। ठीक है, 2500 से 3000 ml के बीच में इसकी रेंज होती है। और इसकी रेंज हमें पता है 500 होती है, कितनी होती है, 500 ml। ठीक है, तो देखो ये याद हो गए होंगे। वॉल्यूम पहले मैं आपको याद कर रहा हूँ, वॉल्यूम बिल्कुल सिंपली ट्रिक से आपको बताया है, आपको इसी ट्रिक से याद करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे याद होगी, जैसे देखो आप कहीं शादी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। पहले तो ये कंटिन्यू याद रहेगा, तेरी के नाम से याद रह जाएगा बेटा, टाइडल वॉल्यूम, ई से एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, आर से रेजिडुअल वॉल्यूम, आई से इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ये हमें कंटिन्यू याद रह जाएगा। और इसका भी हमें याद हो गया, ये नॉर्मल ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम है, और फोर्सफुली एक्सेल में जो वॉल्यूम आती है एयर की, और रेजिडुअल में जो पीछे बच जाती है लंग्स में एक्सपायरेटरी करने के बाद भी। ठीक है, इंस्पायरेशन जो डीप ब्रीथ करते हैं तो उस समय जो एयर की वॉल्यूम अंदर जाती है उसको इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, हमको याद हो गया है तेरी, ठीक है, तेरी से हमें टाइडल वॉल्यूम याद हो गया है, टी से ई से हमें एक्सपायरेटरी वॉल्यूम याद हो गया है, आर से हमें रेजिडुअल वॉल्यूम याद हो गया है, आई से हमें इंस्पायरेटरी वॉल्यूम याद हो गया है। ये तो याद हो गया सर। अब ये रेंज याद कैसे करनी है ये हमें सिखा दो आप। ठीक है, देखो इसके लिए मैं कह रहा था आपको, ये रेंज याद करने के लिए, जैसे आप कहीं शादी में जाते हो और आपके कोई दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, मतलब कोई, हाँ चलो अच्छा कार्ड आ गया है, तो आप उसकी जो बांध भरते हैं ना, हम पैसे दे के आते हैं, तो नॉर्मली 500 रुपये भर देते हैं। कितने भर देते हैं, दूर का रिश्तेदार है। फिर थोड़ा और करीबी है तो हम थोड़ा और पैसे बढ़ाते हैं, तो उसकी 1000 से 1100 रुपये के बीच में उसकी पैसे भर देते हैं। ठीक है,
और अगर हमारे और ज़्यादा करीबी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और 100 रुपये और बढ़ा देते हैं 1100 से 1200 के बीच में, ठीक है। और ज़्यादा करीबी है, हमारे बिल्कुल ही करीबी है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी जो बान भरी जाएगी वो कितनी भरी जाएगी बेटा, 2500 से 3000 के बीच में। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में याद रखो, 500, फिर 1000 से 1100, फिर 1100 से 1200, फिर 1200 से 2500 से 3000। तो ये आपको पूछ ले तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसकी है बेटा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे आई की, उसके बाद आर की, उसके बाद ई की। तो ये ऐसे भी याद रह जाएगा हमें, अगर आपको पूछ ले ये, ठीक है, तो ये भी बता देंगे हम, सबसे कम टी की, उसके बाद ई की, उसके बाद आर की, और सबसे ज़्यादा आई की। तो ये भी याद रह जाएगा हमें। चलो अच्छा सर ये भी याद हो गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वाला है जो कंसेप्ट, तो ये तो सर याद हो गया है हमें, ठीक है। ये एनसीईआरटी के डाटाज है, तो याद रखना है एनसीईआरटी वाले डाटाज, हमें एग्जाम में ये डाटा पूछ लिए जाते हैं और ये वॉल्यूम भी पूछ ली जाती है कि क्या होता है। तो आराम से ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 13 से हमें याद रह जाएगा और इसकी ये वैल्यू भी याद हो जाएगी। टी से फिर बता रहा हूँ, टी से टाइडल वॉल्यूम, इसी कंटिन्यू याद रखना है। ई से एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, आर से रेजिडुअल वॉल्यूम, आई से इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हो गई नॉर्मल ब्रीथिंग में जो एक्सेल करते हैं या इनहेल करते हैं वो वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम। और फोर्सफुली एक्सेल करने पर जो एयर की वॉल्यूम बाहर निकलती है उसको एक्सपायरेटरी। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो लंग्स में एयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल, ठीक है। और फोर्सफुली डीप ब्रीथ करने पर जो एयर अंदर की हो जाती है लंग्स में उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। और ये याद करने हैं आपको इसके डाटास, कितनी ml होती है। तो 500 होती है, फिर 1000 से 1100, फिर 1100 से 1200, फिर 2500 से 3000। अच्छे से याद हो जाएगा, सब बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है, और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटी। क्या देखते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। देखो कैपेसिटी इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें काम में लेने वाला हूँ अभी, ये तीनों वर्ड मैं काम में लेने वाला हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको कैपेसिटी भी समझाऊंगा कि कैपेसिटी क्या क्या होती है। तो देखते हैं अब हम कैपेसिटी, ये याद हो के दिमाग में फिट कर लेना बेटा। आगे मैं देख रहा हूं कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी क्या होता है, ये टाइडल वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको बोलते हैं, पूरा नाम है इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका पूरा नाम है। इसका तो पूरा नाम है टाइडल वॉल्यूम, इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इसका रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये याद हो जाएगा सर। आगे हमें कैपेसिटी बताओ आप। चलो सर कैपेसिटी बताते हैं अब हम आपको। व्हाट इज द कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी में आपको याद रखना है कि 5 कैपेसिटीज टोटल है, वो आपको इसको उसी तरह से याद रखना है नाम। पहला है हमारे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। दूसरी कौन सी होती है, ठीक है, इसी को क्रम से याद रखना है। दूसरी होती है हमारे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तीसरी होती है फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी भी कह सकते हैं हम इसको, कैपेसिटी कह दो इसको, ठीक है। तीसरी होती है हमारे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। चौथी होगी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, पांचवी होगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या होगी बेटा, देखो इसमें किस किस, ये 4 वॉल्यूम है ना, इनमें से इनको ऐड किया जाएगा कि यार इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी, ठीक। तो पहला देखो,
पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम वॉल्यूम ऐड होती है वो हमारी टी प्लस ई, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टी और ई। अब इसको याद कैसे रखना है, हम इसको याद रखेंगे, देखो तेरी है, अब इस तेरी को मैं टायर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, अब कैपेसिटी यूज करने के लिए देखो तेरी को क्या बना रहा हूं मैं, टायर, क्या बना रहा हूं, टायर, ये याद करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको आप, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको याद करने के लिए था तेरी से हमें सारे वॉल्यूम्स याद हो गए थे। अब इसी तेरी को मैंने क्या बदल दिया बेटा, टायर में। अब इसके अंदर ये 5 नाम लिखने हैं हमें, कौन कौन से, देखो आई, फिर एफ, फिर वी, टी और ई, क्या होगा, आई एफ वी टी और ई, यही है। अब हमें पता करना है कि देखो ये समझ लिया ना, आई से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एफ से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वी से वाइटल कैपेसिटी, टी से टोटल लंग कैपेसिटी, ई से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये एक ट्रिक है कि कौन कौन सी इसमें वॉल्यूम ऐड होगा उसको समझाने का। देखो आई का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये इसको 2 को इसके साथ ऐड कर दो, फर्स्ट 2 को इसके साथ ऐड कर दिया तो आई के साथ क्या हो जाएगा, टी आई, आई के साथ क्या हो जाएगा, टी आई के साथ क्या हो जाएगा बेटा, टी आई, सॉरी यहाँ ई नहीं होगा, टी आई होगा, क्या होगा, टी आई। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको पूछ ले तो कौन कौन सी वॉल्यूम ऐड होगी इसमें, टी टोटल, ये एक तो टी हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ये आई, ठीक है। तो टी और आई इसमें ऐड होगा। चलो ये हो गया सर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी याद आ गई, ठीक है। तो आई से हम हो गई, हो गया। अब हम बात करेंगे एफ, बात क्या करेंगे, एफ। तो एफ में क्या ऐड करना है, आगे वाले 2 कंटिन्यू याद ऐड कर लो, ई प्लस आर, तो इसमें क्या ऐड कर लेंगे, ई प्लस आर, ठीक है। ई ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आर से ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ये ई आर हमने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वी, क्या करेंगे बेटा, वी। तो वाइटल इसमें हमें 3 ऐड करने हैं, कि क्या ऐड करने हैं, टी आई और ई। ये देखो ये वी है, ठीक है, इसमें देख लो, यहाँ पर इसको समझा देता हूँ मैं, देखो हाँ, इस वी में ये तीनों ऐड कर लो, वी में हमने तीनों ऐड कर लिया, टी प्लस आई प्लस ई, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले आई में हमने ये दो आगे वाले फर्स्ट 2 ऐड किए, फिर एफ में हमने ये आई और ई ऐड किया, या सॉरी हाँ, ई और आर ऐड किया, ठीक है। पहले वाले में आई में हमने ये टी और आई ऐड किया, आ गया सर समझ में। एफ में आगे वाले 2 ऐड किए, ई और आर भी समझ में आ गया सर। वी में हमने 3 ऐड कर दिए मैंने कंटिन्यू, टी प्लस आई प्लस ई, ये भी याद कर दिया। और टोटल लंग कैपेसिटी तो हमें वैसे याद है कि सारे के सारे ऐड कर दो, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ऐड कर दो, टी प्लस आई प्लस ई प्लस आर, टोटल का नाम आ जाएगा तो टी प्लस आई प्लस ई प्लस आर। ये टी में टोटल में क्या कर देंगे, चारों ऐड कर देंगे, बिल्कुल सरल है, आ गया सर। अब एक्सपायरेटरी, ये लास्ट वाला कौन सा बच गया बेटा, एक हमारा बच गया है एक्सपायरेटरी। तो एक्सपायरेटरी में कौन सा ऐड करते हैं, देखो टी प्लस ई, क्या करते हैं, टी प्लस ई, टी, ये एक्सपायरेटरी में क्या करते हैं, टी और एक छोड़ के ये ई वाला, एक छोड़ के ये ई वाला इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारी सारी कैपेसिटीज आ जाएगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, वॉल्यूम्स प्लस कैपेसिटी, वॉल्यूम प्लस कैपेसिटी। तो ये इजीली आपको समझा दिया है, ट्रिक समझा दी है, ठीक है। आप अगर समझ में एक बार में नहीं आए तो इसको बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तेरी को किस में बदलना है, टायर में, और इसके नीचे क्या लिखना है, आई एफ वी टी ई, आई एफ वी टी ई, क्या लिखना है बेटा, आई एफ वी टी ई लिख देंगे। और आई में ये 2 ऐड करने हैं, टी प्लस आई कर दिया सर। एफ में आगे वाले 2 ऐड करने हैं, ई प्लस आर, ये भी कर दिया सर। वी में ये तीनों ऐड करने हैं, टी आई और ई, ये भी कर दिया सर। ये टी में चारों ऐड करने हैं, ये चारों ऐड कर दिए सर। ई में ये टी और ई वाला ऐड करना है, आई वाला छोड़ना है, तो टी और ई वाला कर दिया। तो ये जब वॉल्यूम आएगा तो ये कैपेसिटी इसकी बन जाएगी। अच्छा से समझ में आया होगा आई होप, और फिर भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।